जे रॉबर्ट ओपनहाइमर शायद इस दुनिया के पैदा हुए अब तक के सबसे इम्पोर्टेंट फिजिस्ट में से एक थे। इनको कभी नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन किसी दूसरे नोबेल प्राइज विनर के मुकाबले में इन्होंने इस दुनिया को ज़्यादा चेंज कर दिया, और कुछ ज़्यादा ही चेंज कर दिया। इनकी लीडरशिप में 20th सेंचुरी के बेस्ट फिजिस्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 का नक्शा बदल दिया था, दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाकर, जहां से ओपनहाइमर बन गए थे द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। Now I have become death, the destroyer of worlds. ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क के अंदर एक जूइश फैमिली में हुआ था। इन्होंने सिर्फ 23 साल की एज में ही अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी फिजिक्स के अंदर। ये अपने वक्त के वन ऑफ द बेस्ट फिजिस्ट में से एक थे, जिनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा नई नई डिस्कवरीज करने में। बट ओपनहाइमर ने अपनी पीएचडी 1927 में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन से करी थी, जो कि जर्मनी के अंदर मौजूद है। वहां पर इनकी दोस्ती इन्हीं के जैसे होशियार व्यक्ति हेंसिनबर्ग से हो गई थी, लेकिन किसको मालूम था कि 15 साल बाद ये एक दूसरे के एनिमी बन जाएंगे, अपनी अपनी कंट्री के लिए दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस की वजह से। 1939 जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर देता है इन्वेजन के लिए, जिसके बाद में फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी पर अटैक कर देते हैं। दूसरी साइड से सोवियत यूनियन जर्मनी के सपोर्ट में आ जाता है और यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। अब जो लोग केपेबल होते हैं वो जर्मनी छोड़कर भागते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो। इन्हीं साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जो कि अमेरिका भाग जाते हैं। और अमेरिका जाने के बाद में ये बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। वो दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो वो इस दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तक पहुंचती है, जिसके बाद में उनके अंदर भी ये विचार आता है कि हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन अभी तक अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से मैटर उतना सीरियस नहीं होता जितना होना चाहिए था। बट 7 दिसंबर 1941 में जापान गलती कर बैठता है यूएस नेवी के पर्ल हार्बर पर अटैक करके, जहां से मैटर सीरियस हो जाता है। और रूजवेल्ट 1942 की शुरुआत में ही न्यूक्लियर रिसर्च के लिए परमिशन दे देते हैं कि अब हमें एटॉमिक बॉम्ब बनाना होगा, और ये सारा कार्यभार वो यूएस आर्मी के ऊपर डाल देते हैं, जो इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब यूएस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्चर्स को रिक्रूट किया जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए। ओपनहाइमर भी उन्हीं में से एक होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और नॉलेज कमाल थी, ना सिर्फ फिजिक्स के अंदर बल्कि केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेटलर्जी और इन सभी चीज़ों को देखते हुए इनको इस प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है विद द ह्यूज टास्क ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए इसकी लेबोरेटरी न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में सेटअप की जाती है, ताकि अगर किसी एनिमी अटैक की भी आशंका होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए इन इलाकों के अंदर। और ऊपर से अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती है इनके प्रोजेक्ट में तो इनोसेंट लोगों की जान ना जाए इससे। ओपनहाइमर ने अंदाज़ा लगाया था कि शायद इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 8 से 10 साइंटिस्ट मिलेंगे, कुछ इंजीनियर मिलेंगे, कुछ टेक्नीशियन मिलेंगे। बट रूजवेल्ट को रिसर्च नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए था एटॉमिक बॉम्ब के रूप में। उन्होंने ओपनहाइमर को 764 साइंटिस्ट दिए थे, जिसमें से सिर्फ 302 लॉस एलामोस लेबोरेटरी के अंदर ही काम कर रहे थे। बट इन टोटल 6 लाख लोग लगे हुए थे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। इसी से आपको इस मैटर की सीरियसनेस पता चल सकती है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी रिसर्चर्स लगे हुए थे न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम करने में, कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा सकता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही रहता है कि कितने न्यूट्रॉन कितने एटम्स को हिट करके कितने नए न्यूट्रॉन और बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन बनने की एवरेज अगर 1 से कम होती है मतलब कि चेन रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर एवरेज 1 न्यूट्रॉन की होती है मतलब कि ये सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये स्टेबल ही रहेगा। बट अगर एवरेज मोर देन 1 न्यूट्रॉन होती है तो मतलब कि ये चेन रिएक्शन बढ़ता ही जाएगा, और यही चाहिए एटॉमिक बॉम्ब के अंदर।
बट न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर एक दो साइंटिस्ट के अंदर चिंता ये थी कि शायद इससे दुनिया भी तबाह हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर निकलेगा और इससे अर्थ में फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऑन एवरेज हमारे एटमॉस्फेयर के हर 20 लाखवें हिस्से का एक हिस्सा हाइड्रोजन गैस का है। सो चिंता वाली बात ये थी कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा और उससे हाई टेम्परेचर और प्रेशर निकलेगा तो उससे फ्यूजन शुरू हो जाएगा इन हाइड्रोजन गैसेस के साथ में, जिसके कारण हमारा अर्थ एक जाइंट फ्यूजन बॉम्ब बन जाएगा कुछ इस तरीके का। बट इस थ्योरी को डिसलाइन कर दिया जाता है, कोई भी साइंटिस्ट इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा जाता है। और फाइनली 3 साल बाद 16 जुलाई 1945 जब दुनिया के सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग का वो दिन आता है, जिसकी टेस्टिंग का कोड नेम रखा जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। सब तैयारियां कंप्लीट होती हैं और इस बॉम्ब को डेटोनेट सुबह के 4 बजे होना होता है, लेकिन अचानक से स्ट्रोम आ जाता है जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है और 5:30 बजे दुनिया के सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है। डेटोनेट होते ही इसका एक्सप्लोजन प्लूटोनियम को इनवर्ड स्क्वीज करता है, जिससे कि न्यूट्रॉन का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और बूम, न्यूक्लियर रिएक्शन अपना असर दिखाता है और ये हो जाता है दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन। सिर्फ 6 किलो प्लूटोनियम 25,000 TNT के बराबर का इम्पैक्ट पहुंचाता है। पूरा न्यू मैक्सिको सुबह के 5:30 बजे इस तरीके से उजाले में हो जाता है जितना कभी दोपहर में भी नहीं हुआ होता है। इससे पैदा हुई हीट न्यू मैक्सिको की मिट्टी को शीशे का बना देती है, जिसको टिनिटाइट भी कहा जाता है। इससे पैदा हुई शॉकवेव 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की जाती है और इससे बना मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर ऊंचाई तक चला जाता है। इस टेस्ट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद में ओपनहाइमर को मालूम चलता है कि उन्होंने क्या बना दिया है। ये वेपन ह्यूमैनिटी को चुटकी भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो कोई उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का सजेशन देता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिसको पढ़ के वो थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हैं और एक इंटरव्यू के दौरान भी वो गीता का ही एक श्लोक सुनाते हैं। Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." दरअसल महाभारत के वक्त में अर्जुन भी काफी ज्यादा विचलित हो जाता है कि मैं किनसे लड़ रहा हूँ, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे भाई हैं, इनको मार के मुझे क्या ही मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि भाई तुम अपना कर्म करो, यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही क्रिएता हूँ और मैं ही विनाशक हूँ। अब अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन चुका होता है। उनके पास में एक ऐसा वेपन होता है जो कि किसी भी देश को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो जापान को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन जापान सरेंडर नहीं करता, जिसके बाद में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, जो कि लिटिल बॉय होता है। इसके बाद में 3 दिन बाद अमेरिका अपना फैट बॉय न्यूक्लियर वेपन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर मारता है, जिसके बाद में इन दोनों ही अटैक से 2 लाख से भी ज़्यादा इनोसेंट सिविलियन मारे जाते हैं और इस तरीके से जापान सरेंडर करता है और वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ओपनहाइमर अब नेशनल हीरो बन जाते हैं। उनको कई सारी पोजीशनों से सम्मानित किया जाता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के अंदर उनको डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है, जनरल एडवाइजरी कमेटी के अंदर उनको चेयरमैन बनाया जाता है और कई डिपार्टमेंट के अंदर उनको कई पोजीशन दी जाती है। अब 1949 अगस्त महीने में सोवियत यूनियन अपना सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लेता है। अब यूएस मिलिट्री को लगता है कि हमको इनसे भी पावरफुल बॉम्ब बनाना होगा, जो होगा हाइड्रोजन बॉम्ब। बट ओपनहाइमर इसके अगेंस्ट थे, वो जानते थे इससे न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी। बट दूसरे फिजिस्ट रिचर्ड लॉरेंस ने इसको डिजाइन किया और 3 साल बाद 1952 में दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब कोड नेम आईवी माइक का टेस्ट हुआ मार्शल आइलैंड के ऊपर। इसका एक्सप्लोजन 10.4 मेगाटन TNT के बराबर था।
मतलब ट्रिनिटी टेस्ट से ये 400 गुना ज़्यादा पावरफुल था। अब 1961 में सोवियत यूनियन ने अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, जो था तिसार बॉम्बा। ये आईवी माइक से भी 5 गुना ज़्यादा पावरफुल था, मतलब कि ये 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल था ट्रिनिटी से। सो शायद ओपनहाइमर की चिंता इसी न्यूक्लियर रेस को लेके थी, जिसकी वजह से उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से मना कर दिया था। बट 1949 में लिया गया ये फैसला उनके खिलाफ हो गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई कि कहीं ये गद्दार तो नहीं है। जिन्होंने अमेरिका को सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन दिया था, वही अब अमेरिकन अथॉरिटी की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा खटकने लग गए थे। उनकी सभी गवर्नमेंट पोजीशन उनसे छीन ली गई थी, जो भी ऑनरी पद उनको मिल रखे थे वो भी उनसे छीन लिए गए थे। उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई थी और उनके ऊपर जासूस लगा रखे थे कि ये किधर जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कहीं ये अमेरिका के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, क्या किसी देश का साथ तो नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ में होने लग गई थी, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉम्ब ना बनाने की वजह से। सो इस तरह से नेशनल हीरो ओपनहाइमर अब नेशनल विलन बन चुके थे। 1965 में जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में बातचीत चल रही थी कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन को और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो उसी बीच में ओपनहाइमर से भी एक इंटरव्यू के अंदर इस बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था ऐसा तो ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ही हो जाना चाहिए था। और इस इंटरव्यू के नेक्स्ट डे ही ओपनहाइमर की तबीयत खराब हो जाती है। मालूम चलता है कि उनको थ्रोट कैंसर हो चुका है, क्योंकि वो लाइफ टाइम स्मोकिंग करते आ रहे थे, जिसकी वजह से 18 फेब 1967 में एज 62 में ओपनहाइमर की डेथ हो जाती है। Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, "Now I am become death, the destroyer of worlds."